मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 67 साल पूरे कर चुका है। इस दौरान मध्य प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे। राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना एक अलग स्थान है, लेकिन अन्य मामलों में भी मध्य प्रदेश देश के किसी राज्य से पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश की इस यात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि महेश श्रीवास्तव जी। महेश श्रीवास्तव जी ने ही मध्य प्रदेश गान लिखा है। श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश ने 67 साल की यात्रा पूरी कर ली है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे स्थापना हुई। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की स्थापना का सवाल है, 1952 में जब ये आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चला था और वो भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन चला था। पहले तो केंद्र सरकार इसको अस्वीकार करती रही लगभग, किंतु वहाँ पे जो आंदोलन के प्रमुख थे पी रामलू जी, उनका आंदोलन के दौरान निधन हो गया। तो उसके 5-6 रोज़ बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने संसद में घोषणा की कि हम भाषावार प्रांतों के निर्माण के लिए सहमत हैं, और उसके लिए बड़ी एक कमेटी टाइप जो है वो बनाई गई और उसमें सब चयन हुआ। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, चूँकि मध्य प्रदेश में ना तो किसी प्रकार का आंदोलन हुआ था, ना ही किसी प्रकार का कोई आग्रह था कि हमारे अलग राज्य होना चाहिए, अलग प्रांत होना चाहिए। तो पहले हुआ ये कि दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं उनमें इस प्रकार भाषाई स्तर पे बहुत बड़ा बदलाव होता रहा। जब वो बदलाव होता रहा तो उसके बाद जो हमारा क्षेत्र बच गया मध्य का, वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए ये एक संयोग पूर्वक बना हुआ मध्य प्रदेश है। किंतु इसकी विशेषता ये है कि यद्यपि संयोग पूर्वक बना था और भाषाई आधार पर बनने का इसका एक आधार होना चाहिए था, किंतु संयोग ये रहा कि इस पूरे प्रदेश में बोलियां तो अलग अलग हैं किंतु भाषा हिंदी ही है। तो स्वाभाविक रूप से और बड़े सामान्य रूप से ये एक हिंदी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ये बन गया था। जी, इसकी शुरुआत जब हुई, जब गठन हुआ, तो किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां थी, मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ, फिर कैसे इसकी व्यवस्थाएं बनी, 4 राज्यों को मिलाकर बनाया गया, और राजधानी को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा, ऐसा बताया जाता है। देखिए, एक बात तो ये थी कि जब ये मध्य प्रदेश बना जी। तो उस समय भी कई लोग थे जो ये चाहते थे कि हम अलग करें। खासकर भोपाल का नवाब जो था वो बहुत दिनों बाद तैयार हुआ, और इसीलिए आप देखेंगे कि 59 में जाकर के भोपाल जो है वो उसका पूरी तरह विलय हुआ था, जबकि भारत में सब चीज़ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो सवाल ये था कि एक तो नवाब बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, वो तो वल्लभ भाई पटेल थे कि उनका दमखम था। उसके बाद उन्होंने मेनन को जब भेजा था तो मेनन ने साफ साफ बता दिया था, और ये इसलिए भी यहाँ था कि भाई कुछ और राज्य जो हैं वो उसके बहकावे में नहीं आ जाएं। उन्होंने एक जो राजा लोग थे उनकी एक अपनी कमेटी भी बना रखी थी और उसका भी वो अध्यक्ष बन गया था। उसके जो संबंध थे वो जिन्ना से जितने अच्छे थे उतने ही जवाहरलाल नेहरू से भी थे, और इसीलिए वो बहुत देर तक गेम खेलता रहा। मध्य प्रदेश में ये भी था कि मालवा ये सोचता था कि हमारी संपन्नता बहुत है, क्योंकि डग डग पानी वो डग डग पानी डग डग नीर, ऐसा जो एक कहावत है वो मालवा के लिए थी। विंध्य क्षेत्र ये चाहता था कि हम अलग रहें, मगर इन लोगों ने कोई ज़्यादा ऐसा विरोध नहीं किया था। मुख्य जो परेशानी थी वो भोपाल स्टेट की थी, किंतु भोपाल स्टेट भी बाद में जा कर के वो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सघन आंदोलन हो गए थे और लोग विलय को चाहते थे, इसलिए उसका भी जब विलय हो गया यहाँ पे। तो सामान्य परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो सहजता से ही, अगर ये कहा जाए कि दूसरे प्रदेशों को अगर देखा जाए तो उनकी तुलना में बहुत सहजता से यहाँ के जो राज्य थे, राजा थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया अपवादों को छोड़ करके। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो 288 सीटें हुआ करती थीं। पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, जिनका 2 महीने बाद ही निधन हो गया, और विपक्ष विहीन था। फिर कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, राजनीतिक स्थितियाँ तब से अब तक किस तरह से बदलती रही। देखिए, एक बात आपने जो पहले पूछी थी वो रहेगी कि इसको राजधानी कैसे बनाया गया। दरअसल जब राजधानी बनाने का प्रश्न आया तो मुख्य बात ये थी कि तब जो बड़े नेता यहाँ पे थे, खुद रविशंकर शुक्ल जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री, दूसरे आपके डीपी मिश्र थे, द्वारका प्रसाद जी मिश्र, वो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने नेहरू तक को चुनौती दी थी। तीसरे सेठ गोविंद दास थे जबलपुर के।
इन सब ने ये किया था, और जो समिति बनी थी उसने ये तय किया था कि जबलपुर को ही राजधानी बनाएंगे। मगर एक शंकर दयाल शर्मा थे जो इस बात पे लगे हुए थे कि भोपाल को राजधानी बनानी चाहिए। तो इसके बारे में सब में पहले डीपी मिश्र इस बात से सहमत हुए कि भोपाल एक बहुत सेंसिटिव स्थान था, और सेंसिटिव होने के कारण चूंकि उसके पहले इन्होंने अपने दूसरे स्थानों पे जो है इससे काफ़ी मुकाबला किया था, और निज़ाम हैदराबाद में तो सेना ही भेजना पड़ी थी। तो उन परिस्थितियों को देख के सब में पहले डीपी मिश्र इस बात के लिए सहमत हुए कि भोपाल को राजधानी बना देना चाहिए। रविशंकर शुक्ल भी धीरे धीरे उन सब बात से सहमत होते गए, और एक इस बात में ये पक्ष भी रहा कि यहाँ पे भोपाल में, अब तो भोपाल बहुत बड़ा हो गया है, वरना भोपाल में केवल यहाँ पे नवाबों के महल बहुत से थे और मस्जिदें थीं। तो चूँकि नवाबों के महल बहुत थे तो यहाँ पे कार्यालयों को स्थापित करने की भी एक प्रकार की भौतिक सुविधा ज़्यादा थी। तो दूसरा बिंदु ये हो गया। किंतु सेठ गोविंददास लगातार उस बात पर अड़े रहे। वो कहते थे कि नहीं, जबलपुर को ही आना है। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जबलपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया और उनको संतुष्ट किया गया। इस प्रकार ये भोपाल राजधानी बना। जहाँ तक इस बात का सवाल है, रविशंकर शुक्ल जी का तो थोड़े ही दिनों बाद निधन हो गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर अपने काटजू साहब रहे, मंडलोई साहब रहे, ये सब रहे। डीपी मिश्र के आगमन तक इसमें एक स्थिरता आई थी। सब में बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पे अलग अलग राज्य जो बने उनके अलग अलग प्रकार के विधि और कानून थे सारे के सारे। खासकर प्रशासनिक उसमें भी ये था कि लोगों के अलग अलग वेतन थे, अलग अलग प्रकार के पद हुआ करते थे। और राजस्व जो क्षेत्र था उसमें ज़मीनों के विवाद सुलझाने के लिए और ज़मीनों को वो करने के लिए बहुत ज़्यादा भेद था हर राज्य के उसमें। फिर करके धीरे धीरे करके इसको 1960 तक एक प्रकार से पूरी तरह एक रूप में किया गया, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश को बना। जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो प्रारंभ में तो बिल्कुल केवल कांग्रेस का एक छत्र राज था, जैसा पूरे देश में ही रहा है। तो मध्य प्रदेश में वही हालत थी। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, इनका बहुत धीरे धीरे करके इनका वर्चस्व यहाँ पे कई स्थानों पे रहा था। धीरे धीरे वो प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है वो नीचे आते गए। कुछ कम्युनिस्ट भी यहाँ आते थे, जैसे इंदौर से ओमिदास जी जीतते थे या भोपाल से अपने शाकिर अली खान जीता करते थे। ये मगर बहुत छुटपुट थे। धीरे धीरे हुआ ये कि समाजवादी पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी का ज़रा जल्दी अंत हुआ। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे या तो कांग्रेस में समाहित होती गई या उसका स्थान जो है कांग्रेस ने ले लिया, ये भी कह सकते हैं आप। जब जनसंघ ये था और शुरू में इसने अपना प्रारंभ किया था, तब ये बहुत थोड़े और बहुत कम लोग इसके जीत करके आया करते थे। किंतु इसके पास कुछ बड़े प्रखर नेता रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा हों या आपके सुंदरलाल पटवा हों, और धीरे धीरे जो कांग्रेस के एक आभा मंडल था उसमें कमी आ रही थी। राष्ट्र और कहना चाहिए थोड़ा हिंदुत्व के प्रति भी जो धीरे धीरे लोगों में भावना आ रही थी। खासकर जैसे भोपाल है, आज भी आप देखेंगे भोपाल से एमपी कोई भी लड़ जाए, कोई भी व्यक्ति हो, वो यहाँ से जीतेगा अवश्य, भाजपा का अगर है तो। इसका कारण ये था कि एक प्रकार से जो यहाँ शोषण होता रहा लोगों का और उनकी जो भावना थी, उसके कारण यहाँ पे और अन्य क्षेत्रों में भी बीजेपी धीरे धीरे अपना स्थान बनाती रही। और आज तो ये कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल यहाँ पे है नहीं। और पिछले कुछ वर्षों में तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा एक ही मुख्यमंत्री भाजपा का चल रहा है। तो ऐसी स्थितियां जो बनी हैं वो भाजपा राज्य भी इसको कुछ अंशों में कहा जा सकता है। आपने तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को उलटते पलटते देखा, विकास की सारी गतिविधियों को देखा। मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं थी, क्या उनका पूरा दोहन हुआ और आज जिस मुकाम पर है उससे भी आगे जा सकता था या अभी गुंजाइश बहुत बाकी है? देखिए, हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रयत्न करता है, किंतु प्रायः ये हुआ है कि जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का मुख्यमंत्री बनता था तो ये आरोप लगा करते थे कि आपने उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा योजनाएं लागू की हैं, उसका विकास करने की तरफ आपकी रुचि ज़्यादा है। और ये सब जो बातें चलती रहीं, चूँकि यहाँ पे भी कांग्रेस का शासन था और दिल्ली में भी कांग्रेस का शासन था, तो इससे लाभ भी था और हानि भी थी। लाभ ये था कि भाई आपकी योजनाएं जल्दी स्वीकृत हो सकती थी, और नुकसान ये था कि बगैर उनकी इच्छा के आप अपने प्रदेश का कोई हित करना चाहें तो भी नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनको नहीं किया जा सकता था। जैसे नर्मदा पे बांध बनने की जब बात आई थी वहाँ पे, तो गोविंद नारायण सिंह ने
ये जो नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, इस उक्ति का प्रयोग पहली बार उन्होंने विधानसभा में किया था और इस बात का बहुत विरोध किया था कि सरदार सरोवर की ऊंचाई कितने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कारणों से उसकी ऊंचाई घटती और बढ़ती रही है। बीच में थोड़े आंदोलन भी हो गए मेधा पाटकर वगैरह के, मगर ये सब राजनीतिक कारणों से उसका सब होता रहा है। तो कोशिश तो हर व्यक्ति ने अपने तरीके से की है, मगर व्यक्ति की क्षमताएं क्या थी, एक तो इस बात पर निर्भर हो, उसकी बौद्धिक समझ कितनी थी, मध्य प्रदेश की समझ कितनी थी और मध्य प्रदेश के प्रति समर्पण कितना था, इस बात पे सब विकास का वो रहा। विकास का जहाँ तक सवाल है, चूँकि सबने किया था, एक बहुत पिछड़ा प्रदेश था, आदिवासी भी इसमें बहुत ज़्यादा, आदिवासी क्षेत्र बहुत ज़्यादा थे, तो स्वाभाविक था कि एक गरीब प्रदेश, आदिवासियों से भरा हुआ प्रदेश, जिसमें एससी एसटी की संख्या भी काफ़ी थी, उसके विकास में देरी तो होना ही थी। किंतु वो देरी जो है धीरे धीरे कम होती गई है और अब विकास की मंजिलें बहुत अच्छी तरह से तय की जा रही हैं। जी, आखिरी प्रश्न, आपने मध्य प्रदेश गान लिखा, सुख का दाता सबका साथी। मध्य प्रदेश को बहुत कम शब्दों में आपने अभिव्यक्त किया है और वो सुनकर मध्य प्रदेश के प्रति जो भाव पैदा होता है वो एक अलग ही भाव होता है। तो मध्य प्रदेश को आप किस तरह से आपके शब्दों में व्याख्या करेंगे, जैसा कि आपने अपने गान में किया है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश अपने आप में अद्भुत है। समुद्र के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ आपका पचमढ़ी है, अमरकंटक है, हिल स्टेशंस भी आपके पास काफ़ी हैं, बहुत बड़े मैदान हैं, यहाँ उपजाऊ भूमि बहुत है, यहाँ कोयला है और पूरे देश में अगर कहीं देखा जाए तो पन्ना में अकेली हीरा की खदानें हैं। आपके लिए पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो खजुराहो है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो महाकाल का तो आपने देखा अभी महाकाल लोक बनाया गया है। राम, वहाँ पर कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की, राम ने चित्रकूट में आकर के अपना सारा संयोजन किया, आगे युद्ध कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। 12 वर्ष तक वो चित्रकूट में रहे थे। तो इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है और इसका पुरातात्विक स्वरूप भी है। इसके दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन सब चीज़ों को मैंने रखा है। अब जैसे आप देखते हैं विंध्याचल जो है, जब ये निर्माण हो रहा था पहाड़ों का और बड़े बड़े लावा निकल रहे थे, आप देखिए कि हिमालय की अगर आयु है वो विंध्याचल से 1/3 से भी कम है। आपकी नर्मदा जो है वो गंगा से पहले की है। तो आपके यहाँ इतना सब कुछ है देखने और करने के लिए कि इसको सीमा नहीं है। तो इन सब बातों को मैंने, चूँकि मध्य प्रदेश पर भी पुस्तक लिखी थी और मैंने मध्य प्रदेश को अपने संपादक के रूप में बहुत घूमा था और मध्य प्रदेश पे पुस्तक भी लिखी थी, नर्मदा पे भी मैंने लिखी है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों पे मेरी कविताओं और अन्य का संकलन भी है, वनों का मुझे वो होते वनों पे मैंने बहुत लिखा है। तो मध्य प्रदेश को एक प्रकार से मेरी आत्मा में बसा हुआ मैं मानता हूँ। और जब ये मध्य प्रदेश गान लिखने का, इसकी भी एक कहानी रही। शिवराज सिंह जी चाहते थे कि मुझसे 2 बार बात हुई थी, कहना महेश जी अपना प्रदेश तो एक बन गया है मगर आज भी अस्मिताओं की भिन्नता है। बुंदेलखंड वाला कहता है मैं श्रेष्ठ हो गया, बघेलखंड वाला कहता है कि मैं श्रेष्ठ हो गया, मालवा वाला अपनी श्रेष्ठता बताता है। तो जो एकात्मता होना चाहिए इस प्रदेश के लोगों में, अपने प्रदेश पे जो गर्व की भावना और अपने प्रदेश को अपना समझने की जो भावना होना चाहिए, उसको अपन गीत के माध्यम से कर सकते हैं। बात हमारी आई गई होगी। उसके बाद एक रोज़ तब लक्ष्मीकांत जी शर्मा संस्कृति और जनसंपर्क मंत्री थे, उनका रात को मेरे पास फ़ोन आया, मेरा भाई साहब बड़े कष्ट में। अब वो चूँकि शुरू से जब राजनीति कर रहे थे, मैं संपादक तब मेरे पास आते रहते थे, भाई साहब ही कहते थे वो। तो उन्होंने एक रोज़ रात को फ़ोन किया कि भाई साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, हमने विज्ञापन भी निकाला था। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो कहना हमने विज्ञापन भी लिखा था, मध्य प्रदेश गान लिखना है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एकात्म हो, इसलिए मध्य प्रदेश गान लिखा जाए। मन में मैं थोड़ा सा मुस्कुराया भी और कहना हमने एक जनसंपर्क से विज्ञापन निकाला था। तो उन्होंने नाम भी लिए कि सत्तन जी का भी आया, बाल को भी बैरागी भी, मगर कोई मध्य प्रदेश गान ऐसा नहीं लग रहा है। तो सीएम का कहना है कि आप इसको लिख दीजिए और भाई साहब ऐसा है कि कल तक आप लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि एक तो आप इतनी जल्दी में कह रहे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश का विवरण मुझे देना है उसमें। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने, मैंने प्रणाम मध्य प्रदेश आपकी किताब पढ़ी है, आपने तो एक एक कण को घूमा है, उनके शब्द थे, कण को घूमा है मध्य प्रदेश का। और आपको, मैंने कहा भाई ये कविता में लिखना है। कह रहा भाई साहब मैंने भारत भवन में कर्ण प्रबंध काव्य का जो प्रथम सर्ग आपने सुनाया था, मैंने सुना आप तो कविता बहुत अच्छी लिखते हैं। तो कहना नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है। रात को 10 बजा होगा, पत्नी खाना वाना खा के सो गई थी, मैं उसे अपने गुम्फन में रहा और मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में पूरा मध्य प्रदेश घूम गया। और ये माँ सरस्वती की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि मैंने 2-3 घंटे में वो पूरा कर दिया।
और दूसरे दिन सुबह उनको मैं हाथ से लिखता हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप मंगवा लीजिए। उन्होंने मंगवाया। मंगवाने के बाद टाइप उसी शाम को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो गई। मुख्यमंत्री प्रथम 2 पंक्तियों से इतने प्रसन्न हुए कि इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो उनका कहना यह था कि माँ की गोद और पिता के आश्रय से बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। उन्होंने तत्काल उनसे कहा, वो संस्कृति मंत्री भी थे, कि किसी को मूवी भेजिए, बहुत अच्छे गायक से इसको गवाइए, और अपने को जो आ रहा है ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, इस पर उसका विमोचन भी करना है और वो होना है। शान को भी फिर उन्होंने बुलाया था, शान ने गाया भी था वो गीत, यहाँ पे भोपाल में भी गाया था। तो इस प्रकार से इस गीत की रचना हो गई। जी, तो ये गीत अपने आप में मध्य प्रदेश को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। वाकई मध्य प्रदेश अनूठा है, अद्भुत है। यहाँ पर भौतिक समृद्धि है तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रचुरता भी है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।